मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे। हम लोग पहले ये देखे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के आधार पर कैटलिस्ट हमारा दो प्रकार के होते थे। एक को नाम देते थे होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे को नाम देते थे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हम लोग ये जानते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने ये कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटालिसिस को दो भाग में बांटते थे। एक को नाम देते थे होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे को नाम देते थे क्या, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का अवस्था एक होता था। तो होमोजीनियस कैटालिसिस जो थे इनका मैकेनिज्म अलग होता है या वर्किंग प्रोसेस अलग होता है, जबकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का अवस्था अलग अलग होता है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इसका मैकेनिज्म अलग होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये देखेंगे कि थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, और इस थ्योरी का नाम होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसका नाम होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। और ये थ्योरी इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है। और ये जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इस थ्योरी के आधार पर यह कहा जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो ये थ्योरी ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और बी और ये कोई कैटलिस्ट मान लो X है, इससे यदि प्रतिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट C बनता है और कैटलिस्ट क्या होंगे, ये एलिमिनेट कर जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये कहलाता है रिएक्टेंट। X जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये कैटलिस्ट होंगे। तो थ्योरी ये हो जाएंगे क्या, कैटलिस्ट। C हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और फिर X हमारा क्या हो जाएगा, कैटालिसिस। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी इसका मैकेनिज्म ये होता है कि सबसे पहले कैटलिस्ट एक या एक से अधिक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लो रिएक्टेंट ए हुआ, ये कैटलिस्ट X से प्रतिक्रिया करेगा और ये बनाएगा क्या, AX। ये हो गए आपके क्या, रिएक्टेंट। X हो गया क्या तुम्हारा कैटलिस्ट, और AX हो गया क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड। देन इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेंगे, अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड पुनः दूसरे रिएक्टेंट से प्रतिक्रिया करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और पुनः कैटलिस्ट क्या हो जाएंगे, ये एलिमिनेट करेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और कैटलिस्ट ये बिना फिजिकल स्टेट में चेंज हुए, बिना इसके मास में चेंज हुए, ये आफ्टर रिएक्शन क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, ये इंक्रीज
कर जाएंगे। तो ये थ्योरी होता है होमोजीनियस कैटालिसिस का, जिसका नाम देते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम देते हो लेड चैम्बर प्रोसेस, और इस लेड चैम्बर प्रोसेस से हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसका रिएक्शन ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया करता है, और ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है किसके द्वारा? नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा कैटेलाइज होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में डिसॉल्व कर देंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, इस रिएक्शन में भी देखो ये कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का अवस्था क्या है? गैस है। तो ये भी हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होगा। तो इसका सबसे पहला मैकेनिज्म ये होता है कि ऑक्सीजन ये प्रतिक्रिया करेगा किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा, और ये बना देगा क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया कैटेलिस्ट, ये हो गया हमारा क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया तुम्हारा क्या? कैटेलिस्ट, और ये हो जाएगा क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे कंपाउंड किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और पुनः कैटेलिस्ट क्या हो जाएंगे? जनरेट कर जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये है लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर का। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। ये होता है ये होता है किससे? ये होता है आयोडाइड आयन के द्वारा कैटेलाइज होता है। तो देखो सबसे पहले एक रिएक्टेंट हो गए H2O2, ये क्या होगा? आयोडाइड से प्रतिक्रिया करेगा, और ये बना देगा आपका H2O प्लस IO माइनस। यही IO माइनस होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये फिर दूसरे मोल IO माइनस ये दूसरे मोल H2O2 से क्या करेगा? जुड़ेगा, और ये बना देगा H2O, साथ में दे देगा क्या? O2, और पुनः कैटेलिस्ट I माइनस क्या होंगे? ये रीजेनरेट कर जाएंगे, और इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इसका ये प्रोसेस होगा। ये हो गया रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट, ये होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। पुनः इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे मोल रिएक्टेंट से प्रतिक्रिया करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और रिएक्टेंट क्या होंगे? ये एलिमिनेट कर जाएंगे। और इस तरह से होमोजीनियस कैटालिसिस इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन करके एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन का उल्टा प्रोपोर्शनेट होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? ये बढ़ जाएंगे। ये सिद्धांत होता है किसका? ये होमोजीनियस कैटालिसिस का, और इस थ्योरी को नाम देते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा होगा ये होता है हेट्रोजीनियस
जीनियस कैटेलिसिस थ्योरी, दूसरा होगा हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस थ्योरी। हम लोग हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस कहते थे, याद करो कि जब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों का अवस्था अलग अलग होता था तो वैसे कैटेलिसिस को नाम देते थे हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस थ्योरी। इसमें जो थ्योरी होता है इसको नाम देते हो, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये कहलाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी दो तरह के होते हैं। एक पहले हम लोग इसका यूज करते थे जिसको नाम देते हो, ये कहलाता है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कहलाता है। और इसके बाद ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस का पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं करता था, इसमें कुछ कमी आ जाती थी। तो इसको बाद में इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जोड़कर एक कंबाइंड थ्योरी को डेवलप किया गया और जिसको नाम देते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। अब देखो ये हमारा ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होता है। एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये था कि ये हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट पे लागू होता है। हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में हमारा रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों का अवस्था क्या होता है, ये अलग अलग होता है। अब इस ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये होते हैं कि कैटेलिस्ट या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ये कैटेलिस्ट के सरफेस पर क्या होंगे, ये एडजॉर्ब कर जाएंगे। जनरली ये एप्लीकेबल होता है रिएक्टेंट हमारा क्या हो, गैस हो या फिर ये क्या हो, सॉल्यूशन में हो। तो इफ reactant is either gas or solution और कैटेलिस्ट जो होंगे ये क्या होंगे, इनका स्टेट होना चाहिए क्या, सॉलिड स्टेट में हो। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये कैटेलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब कर जाएंगे और जैसे ही रिएक्टेंट कैटेलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये होता है कि रिएक्टेंट ये होगा कि रिएक्टेंट एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट। ये जो होंगे सॉलिड कैटेलिस्ट के सरफेस पर ये क्या करेंगे, ये एडजॉर्ब कर जाएंगे। जब ये सॉलिड सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट पर एडजॉर्ब कर जाएंगे तो दूसरा चेंज क्या हो जाएगा, तो इसके बाद ये हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, concentration of reactants molecules on the surface increases। देखिए ये जानते हैं कि गैस का कोई सरफेस एरिया नहीं होता। अब यही गैसीय रिएक्टेंट अगर सॉलिड सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट पर एडजॉर्ब कर जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये जानते हो कि एज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो जब गैसीय रिएक्टेंट सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस इंक्रीजेज और इसके कारण क्या हो जाएगा, हेंस
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। दूसरा एक और भी चीज होता है कि ये एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉलिड सरफेस पर गैसीय या लिक्विड मॉलिक्यूल जो होंगे ये जुड़ेंगे, तो एडजॉर्प्शन के फलस्वरूप हमेशा एनर्जी रिलीज करता है, या ये कहो कि एडजॉर्प्शन जो होंगे ये एक्सोथर्मिक चेंज होंगे। तो जब सॉलिड सरफेस पर रिएक्टेंट एडजॉर्ब करेंगे तो इसके फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज करता है या इसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, और ये जानते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, ये इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस काम करता है। देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या होंगे, आइदर गैस होंगे या फिर क्या होंगे, ये लिक्विड स्टेट में होंगे, और हमारा कैटलिस्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी का क्या हो जाता है, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी का एग्जाम्पल होगा। अब ये क्या नेक्स्ट ये भी कारण बनेगा कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक चेंज। एडजॉर्प्शन जो होंगे ये क्या होंगे, एक्सोथर्मिक चेंज होंगे, और इसके कारण क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज टेम्परेचर, और इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और ये हो जाएंगे हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा होता है क्या, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी होगा। अब इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दूसरा थ्योरी दिया गया जिसको नाम देते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद जो दूसरा थ्योरी था इसको हम लोग नाम देते हैं, या ये कहलाता है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये कहलाएगा मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब ये देखिए, ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी था, इसके पहले हमने दो सिद्धांत पढ़ा, एक पढ़ा ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और दूसरा पढ़ा था क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इस दोनों थ्योरी को मिलाकर इस मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी का जनरेशन हुआ है, और इस थ्योरी में ये एप्लीकेबल होता है किस पर, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर एप्लीकेबल होता है। और इसके अलग अलग जो होंगे ये क्या होंगे, ये पार्ट होते हैं या वे होते हैं। तो सबसे पहला वे होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस एरिया के तरफ क्या होंगे, ये डिफ्यूज करेंगे। अब देखिए इस कैसे डिफ्यूज करेंगे, मान लो ये हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा क्या होता है, सपोज करो सॉलिड कैटलिस्ट है। तो अब कैटलिस्ट अगर सॉलिड है तो देखिए यहाँ पर ये मान लो एक हम अरेंजमेंट देख ले, तो सॉलिड कैटलिस्ट में जो भी हो, निकेल हो, प्लेटिनम हो, जो भी, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बीच में रहेंगे, उनकी चारों वैलेंसी, या ये कहो कि उनके सभी वैलेंसी क्या होते हैं, ये सेटिस्फाइड होते हैं। और जो मॉलिक्यूल सरफेस एरिया पर होते हैं, इसकी सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो जो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होता है उसको नाम देते हैं क्या, ये फ्री वैलेंसी कहते हैं। तो ये जो लाइन इंडिकेट हो रहा है ये क्या है, फ्री वैलेंसी ऑफ कैटलिस्ट है। तो ये इंडिकेट करेगा, देखो ये इंडिकेट करेगा कैटलिस्ट सरफेस विथ फ्री वैलेंसी, कैटलिस्ट सरफेस विथ फ्री वैलेंसी, ये जो खाली है
ये सारे के सारे क्या है, फ्री वैलेंसी है। अब देखिए एक हमारा क्या है, A प्लस बी, ये हो गए क्या, ये हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए ये हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब ये है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस, टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस। अब देखो ये कैटलिस्ट सरफेस के तरफ अप्रोच करेंगे सबसे पहला। अब क्या होगा जब ये अप्रोच करेगा, तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसी से क्या हो जाएगा, ये लूज बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। और यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होंगे, इसको हम लोग एक फिगर से ही इंडिकेट करेंगे। इसमें 5 स्टेप होता है, 5 वे होंगे। पहला वे देखो हमने देखा क्या हुआ कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस। अब ये जब कैटलिस्ट सरफेस पर के तरफ आएंगे, तो ये कैटलिस्ट सरफेस के तरफ आएंगे तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे ये क्या होंगे, ये लूजली बॉन्ड के द्वारा इससे क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। अब देखो दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये क्या हो गए, जुड़ गए। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या हो गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। यानी गैसीय या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं या जुड़ते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। तो ये होगा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स, फॉर्मिंग लूज बॉन्ड्स। अब ये हो गया, इससे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अब ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं ये इससे क्या करेंगे, ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन करेंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण करेंगे। ये देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी यहां आ गया। अब ये जो लूजली बॉन्ड से जुड़े थे, अब ये जो लूजली बॉन्ड से जुड़े थे, अब इससे देखिए ये जुड़ जाएंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। और जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे और ये हो जाएगा अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो ये तीसरा होगा, ये होगा अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये था कि गैस या लिक्विड इसको सॉलिड सरफेस पे जुड़ने को क्या करते थे, ये नाम देते थे क्या, एडजॉर्प्शन। अब यही गैसीय मॉलिक्यूल को सॉलिड सरफेस से एलिमिनेट करें या ये से बाहर निकलते हैं, इसको नाम देते हो क्या, डिसॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन में जुड़ना होता है, डिसॉर्प्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन। अब ये देखो
ये ए बी मिलकर क्या हो गया, ए बी का निर्माण हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट क्या होंगे, इसका डिसॉर्प्शन होगा, यानी कैटलिस्ट से ये एलिमिनेट करेंगे और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ साथ कैटलिस्ट जो होते हैं ये क्या होंगे, ये रीजनरेट कर जाएंगे, पुनः दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होंगे, ये फ्री होंगे। जब इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा तो अब यहां से क्या होगा कि डिसॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन का क्या होता है, उल्टा होता है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो थे ये कैटलिस्ट सरफेस को क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब देखो फिर ये क्या होगा, ये हमारा था ये हो गया हमारा कैटलिस्ट। अब देखिए ये हो गए क्या, ये आपके बन गए प्रोडक्ट, ये हो गए प्रोडक्ट। और इसमें पांचवा ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अवे। अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड अवे। और ये फिर क्या बच गया, कैटलिस्ट रीजेनरेटेड। ये हो गया आपका कैटलिस्ट रीजेनरेटेड, यानी कैटलिस्ट जो होंगे ये पुनः रीजेनरेट कर जाएंगे। और इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होगा मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी का। और आफ्टर रिएक्शन देखो कैटलिस्ट ना तो केमिकल कंपोजिशन में और ना ही इसका किसी तरह का कोई मास में कोई चेंज होता है। ये सिद्धांत होगा मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ये 5 वे में होता है। पहला होता है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस। जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनके सरफेस एरिया पर जो एटम्स होते हैं इनकी सारी वैलेंसी ये सेटिस्फाइड नहीं होती। जो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होता उसको नाम देते हैं फ्री वैलेंसी। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ये क्या करेंगे, कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस के तरफ डिफ्यूज करेंगे या अप्रोच करेंगे। दूसरे स्टेट में ये होता है कि कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं और लूज बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तीसरे स्टेप में ये होगा कि अब ये क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट से जुड़कर केमिकली रिएक्शन करते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और चौथे प्रोसेस में ये होता है कि एड्जॉर्प्शन का ठीक उल्टा होता है, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे तो ये कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देंगे और इस प्रोसेस को नाम देते हो डिसॉर्प्शन। और चौथा प्रोसेस होगा डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये कैटलिस्ट से क्या हो जाएंगे, ये डिफ्यूज करके हो जाएंगे या इससे दूर हो जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और कैटलिस्ट जो होंगे ये पुनः रीजेनरेट कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ फायदे भी होंगे। तो देखो इसी पर हम लोग पहला तो फायदा ये करते हैं कि कैटलिस्ट का बहुत कम मात्रा किसी बड़े से बड़े रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये कि इसके कैटल रिएक्शन की बहुत बड़े से मात्रा ये कम से कम या छोटे मात्रा के कैटलिस्ट के द्वारा रिएक्शन कैटेलाइज हो जाएंगे। अब इसी पूरे प्रोसेस को देखो, अगर एक बार कैटलिस्ट के यूज के बाद
पुनः ये कैटलिस्ट क्या हो जाता है, रीजनरेट कर जाता है। तो ये कैटलिस्ट पुनः रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा इसकी विशेषता ये भी होती है कि ये कैटलिस्ट जो होंगे ना तो इनके फिजिकल स्टेट में और ना ही इसके मास में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इस थ्योरी की विशेषता होती है। ये हमारा क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसका दूसरा सिद्धांत होता है क्या, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब ये है कि ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो सॉलिड कैटलिस्ट है, देखो ये सॉलिड कैटलिस्ट इसके सरफेस एरिया पर या इसके सरफेस पर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अब मान लो सपोज करो हम एक फिगर इस तरह से बनाते हैं कि मान लीजिए सपोज करो ये कोई सॉलिड कैटलिस्ट है। मान लो ये हमारा कोई सॉलिड कैटलिस्ट है। अब कहीं ऐसा भी होता है कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनमें कहीं कहीं ये क्या होंगे, डिच या गड्ढे टाइप से रहते हैं, या फिर जो होगा इसमें क्या होगा, ये कुछ उभार टाइप से बना होता है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे, मान लो इससे जो होगा ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा हो, कोई उभार हो, तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नेचुरल है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये होते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी को नाम देते हैं क्या, ये कहते हो एक्टिव साइट कहते हैं। इसको नाम देते हैं क्या, एक्टिव साइट कहते हैं। तो प्रत्येक सॉलिड जो कैटलिस्ट होते हैं इसमें एक्टिव साइट्स होते हैं, और इसी तरह के एक्टिव साइट्स में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या अधिक होती है। तो एक्टिव साइट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये अधिक होता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे भी चीज होते हैं कि जैसे मान लो कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग, या जो कैटलिस्ट तो नहीं होते, रेट ऑफ रिएक्शन को तो नहीं बढ़ाते, लेकिन ये करते हैं क्या, ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोमोटर कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी कंपाउंड या केमिकल होते हैं जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पॉइजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं कि जैसे मान लो ये होता है 3H2 गैस प्लस N2 गैस, ये बनाता है क्या, ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का क्या होता है, ये इक्वेशन होता है। यहाँ पर आयरन सॉलिड ये कैटलिस्ट के तरह बिहेव करता है, और अगर मान लो इसी में हम लोग मॉलिब्डेनम सॉलिड मिला देते हैं, चूंकि मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट नहीं होता लेकिन ये कैटलिस्ट के रेट को बढ़ा देता है, एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और इसको नाम देते हैं क्या, प्रोमोटर कहते हैं। और ये प्रोमोटर करता है क्या कि जब मान लो हम, ये क्या करेगा, प्रोमोटर क्या करता है, ये एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसको क्या करेगा, ये इंक्रीजेस। लेकिन खुद याद रखिएगा कि ये कैटलिस्ट का काम नहीं करता। तो जब हम कैटलिस्ट में प्रोमोटर डालते हैं तो ये क्या करेगा, एक्टिव साइट की संख्या में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, और एक्टिव साइट की संख्या में वृद्धि करने के कारण कैटलिस्ट जो होंगे इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ये बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। उसी तरह से जैसे मान लो हम लोग ये ले लेते हैं
सपोज कीजिए ये हो गया एसीटिलीन। अब एसीटिलीन इसको प्रतिक्रिया करा दो किससे, निकेल से, निकेल सॉलिड, टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सी। तो ये सीधा बना देता है क्या, ये इथेन का फॉर्मेशन कर देता है। अब यही इसको हम लोग क्या करते हैं, यही प्रतिक्रिया करा देते हैं क्या, निकेल सॉलिड, लेकिन लिंडेलर कैटलिस्ट या लिंडेलर कैटलिस्ट शायद होता है प्लैटिनम प्लस बेरियम सल्फेट, इससे के उपस्थिति में अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, इथीन का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, अगर सिर्फ निकेल है तो दोनों पाई बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट कर देता है, लेकिन जब लिंडेलर कैटलिस्ट के सहायता से ये इसका हम लोग हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो 2 में से एक ही पाई बॉन्ड का क्या होगा, ये हाइड्रोजिनेशन होता है और इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये निकेल कैटलिस्ट था, लिंडेलर कैटलिस्ट क्या किया, इसके एक्टिविटीज को कम कर देता है, तो इसको नाम देते हो क्या, ये कहते हैं क्या, पॉइजन कहते हैं, इसको नाम देते हैं, ये कहलाता है पॉइजन कहलाता है। तो ये करेगा क्या कि इट डिक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, पॉइजन करते हैं। अब ये करता क्या है, देखो ये कहे थे कि प्रत्येक सॉलिड सरफेस पे ये हमारा एक्टिव साइट होता है, तो ये जो हम लोग पॉइजन डालते हैं, ये पॉइजन क्या करता है, एक्टिव साइट पर एड्सॉर्ब हो जाता है। जैसे ही ये पॉइजन एक्टिव साइट पर एड्सॉर्ब होगा, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। और जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज करते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या ये कह सकते हो कि ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट के एक्टिविटी को जो बढ़ा देता है ये कहलाता है क्या, प्रमोटर, और जो कैटलिस्ट के एक्टिविटीज को कम कर देता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पॉइजन। ये पुनः ध्यान रखिएगा कि आइदर प्रमोटर और पॉइजन ये हमारे क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट नहीं होते, ये सिर्फ कैटलिस्ट के एक्टिविटी को या तो बढ़ा देंगे या फिर कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या करेंगे, घटा देंगे। और इस तरह से ये होमोजीनियस कैटालिसिस या फिर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का सिद्धांत होता है, और इस तरह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो ये आपका होगा थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।